So now it's over. Wait. जी चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ. Sorry for the delay. There are three questions are basic questions, and I will start with the two questions जो आप लोग प्रश्न उठा रहे हैं. Is philosophical counseling an alternative to psychology and psychotherapy? This is one question. First question. Second is, what is the therapeutic nature of philosophical counseling? So, most of the, you can say there, what are the core differences between philosophical counseling and other forms of counseling? Philosophical counseling, or PC, differs fundamentally from psychotherapy, psychoanalysis, and psychiatry because it deals with the existential predicaments of essentially sane person. I am underlining this one, the existential predicaments of sane persons. So it focuses, or its focus is not on diagnosing the disorders, uncovering unconscious conflicts, or treating mental illness, but on clarifying meaning, values, worldviews, and personal directions. तो फिलोसफिकल काउंसलिंग में और साइकोथेरेपी में अंतर ये है, जैसे मैंने कहा कि जो हमारे जीवन की संबंधी समस्या है वो सामान्य व्यक्ति की, उनसे डील करना, उनका हमारा उद्देश्य काउंसलिंग में डायग्नोस नहीं करना डिसऑर्डर, और उनके जो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको भी डिस्कवर नहीं करना. मेंटल इलनेस के वो फिलोसफिकल काउंसलर इज नॉट इंटरेस्टेड. देखिए ये सब कॉजल मॉडल है. साइकोथेरेपी में वो दे आर इंटरेस्टेड इन व्हाट इज द कॉज, और एज ए कॉज दे ब्रिंग द अनकॉन्शियस. फिलोसफिकल काउंसलिंग में हम कॉज की खोज नहीं करते, पीछे की खोज नहीं करते. आप देखें कि बहुत सारे जो फिलोसफिकल काउंसलिंग की डेफिनेशंस हैं वो ये बात करती हैं कि क्या होना चाहिए और उसका एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या है, वो उसकी चर्चा होनी चाहिए. कई बार जैसे होता है कि फिलोसफिकल काउंसलिंग क्या नहीं है, जैसे कल मैंने कहा कि इट इज नॉट ए अप्लाइड साइकोलॉजी. मैं यहाँ एक जो फिलोसफिकल काउंसलर हैं शुस्टर, उनकी एक डेफिनेशन है फिलोसफिकल काउंसलिंग की, उस पर मैं उसके कुछ बेसिक्स बात करना चाह रहा हूँ. शुस्टर कहती हैं PC did not originate in psychological counseling. मनोवैज्ञानिक उससे ओरिजिनेट नहीं हुआ. It was not practiced previously by psychologists or therapists, nor was it an offshoot of hybrid psychology philosophy approach. ना तो ये हाइब्रिड है साइकोलॉजी फिलोसफी का, ना ये कोई साइकोथेरेपी से हुआ है, ये वो कहना चाहती है. अब आप एक इंटरेस्टिंग बात देखिए कि फिलोसफिकल काउंसलिंग में 1970s के आसपास बहुत सारे साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दे बिकेम मोर इंटरेस्टेड इन फिलोसफिकल थ्योरीज.
और उसी से लगा कि हम लोग भी तो कुछ करें इस तरह का। तो ये जो डेफिनेशन है, इसमें वो क्या कहना चाह रही हैं, शी सेज दैट पीसी did not originate from psychology or psychotherapy. So what she's saying, it is not, मैंने कहा नेगेटिवली क्या कहना चाहिए, एकेडमिक फिलोसफी, ना ये एकेडमिक फिलोसफी है और द टीचिंग ऑफ फिलोसफी, neither it is a applied philosophy nor it is a consultancy. कई बार क्या होता है, कुछ एथिकल कंसल्टेंसी रखते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी नहीं है. नॉर इट इज ए फिलोसॉफिकल कैफेज. फिलोसॉफिकल कैफे एक कॉन्सेप्ट है जहां कुछ दार्शनिक मिलके किसी टॉपिक पे बात करते हैं और उस टॉपिक को एनरिच करते हैं. वहां कोई वाद विवाद नहीं होता है. मैंने एक बात यूज किया था, फिलोसॉफिकल सत्संग, कि वहां सब मिलके एक कॉन्सेप्ट की बात. और नॉर इट इज ए साइकोथेरेपी, नॉर इट इज ए रिलीजियस गाइडेंस और स्पिरिचुअल थिंग समथिंग. ये नहीं को किसी धर्म से संबंध. ये उनका कंटेंशन है जो फिलोसफिकल काउंसलिंग की बात. तो फिलोसॉफिकल काउंसलिंग इज डिस्टिंक्ट प्रैक्टिस with its own aims, methods and clientele. Clientele different है, यानी same persons हैं. Methods are also different and aims also different. So from this point of view, philosophical counseling is a distinct practice from psychotherapy. Philosophical counseling integrates theoretic reflection. When I use the theoretic reflection means what? The concepts, worldviews and meaning with practical reasoning. व्यावहारिक, जिसमें प्रैक्टिकल रीजनिंग में इस तरह कॉन्सेप्ट आते, चॉइसेस, आपके एक्शंस हैं, आपके लाइफ डायरेक्शंस हैं. सो इट इंटीग्रेट्स बोथ. It integrates both theoretical reflection. It also integrates the practical reasoning. Reasoning concerns the choices, actions, and life directions. So this dual nature, integration of theoretical reflection and integration of practical reasoning, ये जो dual nature, this dual nature gives it a comprehensive approach to life's challenges. And it also, develop confidence in its effectiveness. So these are the, basic things. It integrates both theoretical reflections and practical reasoning. So philosophical counseling, जैसे मैंने कहा कि जब साइकोथेरेपिस्ट नहीं है, क्यों नहीं है, जैसे मैंने एक बात कही कि साइकोथेरेपिस्ट imposes diagnostic categories एंड रिजिड थेरेप्यूटिक सिस्टम्स. ये है तो आप ये नहीं, ये करिए, उसको फिक्स रखिए. एक मैंने कहा कि ये कंसल्टेंट भी नहीं है, जो एथिकल कंसल्टेंट होते हैं, क्योंकि दे यूज फिलोसफी ओनली टू गिव एडवाइस और मोरल प्रेस्क्रिप्शंस. तो मैंने कहा कि हम मोरल प्रेस्क्रिप्शंस भी नहीं देते, हम एडवाइस भी नहीं देते. इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि साहब ये एथिकल कंसल्टेंट्स हैं. बहुत लोग कुछ इंस्टीट्यूशंस पर रखते हैं जो एथिकल, और एकेडमिक फिलोसोफर मैंने कहा कि वो भी नहीं है. और इसलिए नहीं है कि एकेडमिक फिलोसोफर इज कन्फाइंड टू एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी. ही इज इग्नोरिंग एवरीडे एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स. आप किसी फिलोसॉफिकल डिस्कशन में, सेमिनार रूम में आप कोई अपना अनुभव बताएं एज ए आर्ग्यूमेंट, पीपल स्टार्ट विद लाफिंग. क्या आप फिलोसफी कर रहे हैं क्या? आप तो कोट करिए, कांट को करिए, डेकार्ट को करिए, लाइबनिज को करिए. आप कोई अनुभव उसको बताएंगे कि क्या कह रहे हैं. सो मैं जो कह रहा था कि फिलोसॉफिकल एकेडमिक फिलोसोफर्स, they remain confined to abstract theory
and they ignore everyday existential problems. So मैंने कहा कि ना ये साइकोथेरेपी है, ना ये एथिकल कंसल्टेंसी है, ना ये एकेडमिक फिलोसफी है. So philosophical counseling emerges as an alternative for people who feel that priests, psychiatrists, coaches, psychotherapists, or the religious persons cannot adequately address their existential और स्पिरिचुअल प्रॉब्लम क्वेश्चंस. जब हमको लगता है कि ये हमारी जो एग्जिस्टेंशियल इश्यूज हैं और जो हमारे स्पिरिचुअल क्वेश्चंस हैं, ये ना साइकियाट्रिस्ट जवाब दे रहा है, ना किसी प्रकार का कोई रिलीजियस व्यक्ति दे रहा है या साइकोथेरेपिस्ट दे रहा है, देन दे कम फिलोसफिकल काउंसलिंग. तो मैंने कहा कि इट इज ए काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव फॉर पीपल, फॉर दोज think that I am not getting answer from my existing problem from other sources, from peace, say, religious persons, say. So in a way, this is. Now I give a interesting example, then you will understand. ये एग्जाम्पल वैसे एक्चुअली रान लाहब ने दिया है. इमेजिन करें कि 4 लोग हैं, साइकोथेरेपिस्ट है, साइकोएनालिस्ट है, साइकाइट्रिस्ट है एंड फिलोसफिकल काउंसलर. ये 4 लोग हैं. साइकोथेरेपिस्ट, साइकोएनालिस्ट को आई थिंक यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ साइको बिकॉज फ्राइड गिव दिस थ्योरी एंड देन फ्राइड वो उसने सब साइकाइट्री वगैरह उसी से जन्म हुआ. ही वाज बेसिकली डॉक्टर. मान लो दे आर प्लेइंग ए चेस गेम. उन्होंने एक मूव किया चेस में. नाउ साइकोथेरेपिस्ट विल आस्क यू व्हाट मेड यू मेक दैट मूव. आपने ये मूव क्यों किया? शतरंज में चाल चलते हैं. देन यू से कि आई वांटेड टू टेक द क्वीन or just to give this answer now. But he will go on asking questions. और जब तक वो आपका, क्योंकि he is more interested in causes and the personal history. He will ask questions related to your behavioral patterns. And then he will interpret your aggressive behavior or your aggressive move stems from past frustration. So, जो आपने ये मैं आई वांट टू किल दी क्वीन और किंग, ये जो आप रेस्पॉन्स दिया आपने, तो वो कहता है कि देखिए क्या कहना है. व्हाट ही विल डू, ही विल जस्ट फाइंड आउट द कॉजेस. ही विल आस्क नंबर ऑफ क्वेश्चंस और वो आप धीरे धीरे आप अपनी पर्सनल हिस्ट्री उसको बता देंगे. आप बिहेवियर पैटर्न्स आपको जानेगा. एंड ऑन द बेसिस ऑफ ही विल कंक्लूड योर एग्रेसिव बिहेवियर और योर एग्रेसिव मूव stems from your past frustration. आपका कोई फ्रस्ट्रेशन था, उसकी वजह से आप ये ऐसा स्टेटमेंट. तो दिस इज द साइकोथेरेपिस्ट काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन. नाउ टेक अनदर एग्जांपल. You go to the psychoanalyst. Suppose he asks the same question. You give the same answer. What he will say? He will all dig deeper into childhood or your unconscious motives. And finally, he will interpret your desire to capture the castle reflects repressed insecurity from early experiences. आपका ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हुआ प्रॉपर्ली. सीधे the interpretation. So he will go find out the reason of your behavior
from unconscious motives, your childhood unconscious repressed desires in childhood, or early experiences कि आपके साथ ये नहीं हो. तो ये this is the difference how they are. Now you go to psychiatrist, and he will ask the same question: what made you make that move? आपने ये move क्यों किया? Then he will focus on diagnostic categories. एक उनके पास किताब होती है, उसको DSM बोलते हैं, इस बारे में बताऊंगा. उसमें कुछ सिम्टम्स लिखे होते हैं. उन सिम्टम्स को पढ़ के वो आपको लगा देगा कि ये सिम्टम आपसे मिलता है. उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल. ये अभी बहुत रिविजन्स हुए इसके. सो व्हाट ही विल डू, he will consult the DSM and assign some disease or diagnostic categories on you. So your behavior fits a disorder. Say for example, आपने symptoms कहेगा aggressive possessive personality disorder. अब आपको एक नाम दे दिया. You are suffering from aggressive possessive personality disorder. And then he will say, you have to take the medicine to suppress the symptoms. So this is the approach. How psychotherapist approaches the thing, psychoanalyst and psychiatrist. What is the difference between philosophical counseling and these? Philosophical counselor will ask a different question. What meaning, purpose or value does this move have for your now? आपने जो मूव किया है उसका मीनिंग क्या है? वरुण मैं बाद में कहता. So, see the difference. Philosophical counseling, he will say that वो ये प्रश्न पूछेगा आपने मूव क्यों किया. उसका प्रश्न ये होगा, what meaning, purpose or value does this move have for you now? तुमने जो मूव किया है उसका उद्देश्य क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका मूल्य क्या है अब आज के इस स्थिति में. So what he is asking, now see what is there. He is asking the present significance, right? Future implications, your freedom to choose, your overall position in the game of life, and how you might improve your strategy. So these are, when he is asking what meaning, purpose or value does this move have for you now. Now this implies all these things. The present significance of the move, what a future implication, what is going, इससे आपसे क्या होगा, your freedom to choose, your overall, you can position the game of life, and how you might improve your strategy, right? So the PC does not treat life as a sickness. It does not attempt to change the past. It helps clients develop a productive worldview and coherent plan for action. मैं जो बात कह रहा हूं समझिए, फिजिकल काउंसलर का उद्देश्य जो है वो सिकनेस को ठीक करना नहीं है. लाइफ इज ए सिकनेस, ही डज कंसर्न लाइफ इज. उन्होंने कहा कि भाई आपका बचपन में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हुआ,
ये आपका फ्रस्ट्रेशन है इसकी वजह से, और आपका ये इस वजह से आपने कहा। तो वो ये कहता है कि फिलोसफिकल काउंसलर डज नॉट ट्रीट लाइफ एज ए सिकनेस, और he does not attempt to change the past. So it helps the client to develop a productive worldview. Underline the word productive worldview, or a coherent plan for action. So this is मैं जो अभी बात कही थी, in summary, the essential differences are, while psychotherapy, psychoanalysis, and psychiatry look backward towards causes, pathology, diagnosis, right? Philosophical counseling looks forward. You try to understand what is the, so that you learn. Philosophical counseling looks forward towards meaning, clarity of values, and deliberate choices. So this is the essential differences between psychotherapy, psychoanalysis, and psychiatry, because they look backward. And then मैंने ऐसे बैकवर्ड, पीछे की तरफ देखने की बात कर रहे हैं, वो कॉज जानना चाह रहे हैं, कारण क्या है, वो पैथोलॉजी की बात कर रहे हैं, डिविएशन की बात कर रहे हैं, वो डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं, वो नेम आपको एक नाम दे रहे हैं। फिलोसफिकल काउंसलिंग लुक्स फॉरवर्ड, वो आपका टुवर्ड्स योर मीनिंग, क्लैरिटी ऑफ वैल्यूज एंड डेलिबरेट चॉइसेस आपके क्या। सो in brief, philosophical counseling is not merely problem solving. Its core purpose is personal transformation through reflective insight. कि मननात्मक चिंतन द्वारा व्यक्तिगत रूपांतरण लाना केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है। तो यहाँ जो है, मैंने आपको बताया कि जो एक चेस का गेम को उदाहरण दे करके कि किस प्रकार से ये एक दूसरे से अंतर है। देखिए, मैं जो बात कह रहा हूँ, अभी मैंने जो बात कही थी, समरी आई एम रिपीटिंग, जो लोग ध्यान रखें, मैंने ये अभी तक कहा कि पीसी इज नॉट साइकोलॉजी, not a academic philosophy, or not a applied philosophy, not consultancy, not psychotherapy, not a religious guidance. और इसलिए मैंने कहा कि तो ये फिलोसफी जो काउंसलिंग जो है, it has something unique. Why it is unique? Because it integrates theoretical clarity, इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, मीनिंग है, वर्ल्ड व्यू है, एंड विद प्रैक्टिकल रीजनिंग, जो मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले कही, जिसमें कि चॉइसेस हैं, एक्शन सेंस, लाइफ स्ट्रेटेजीज है। सो फिलोसफिकल काउंसलिंग helps the client build a coherent, forward-looking way of living. Forward-looking way of living एक कोहेरेंट की बात है, संसक्तिता कहते हैं उसके लिए। तो इसके मतलब क्या है कि क्योंकि फिलोसफिकल काउंसलिंग इज अगेंस्ट साइकोथेरेपी, बिकॉज साइकोथेरेपी टॉक्स अबाउट रिजिड डायग्नोस्टिक सिस्टम, एथिक कंसल्टेंसी जो हमेशा एडवाइस के रूप में यूज करते हैं फिलोसफी को, एकेडमिक फिलोसफी जो एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी की बात करते हैं, राइट। तो ये जो बात है कि नाउ फिलोसफिकल काउंसलर जो है, डिफरेंसेस मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से, और एक दूसरा जो अप्रोच है फिलोसफिकल काउंसलिंग का, मैं आपको एक और दो उदाहरण देना चाह रहा हूँ।
वो है कि जो मैं बात कह रहा था ना आपको कि बहुत सारा जो साइकियाट्रिस्ट की जो बात कह रहा था, ये जो क्या करते हैं कि साइकियाट्रिस्ट जो है स्पेशली, जब मैं बात कर रहा हूँ डीएसएम के बारे में, तो ये जो है साइकियाट्रिस्ट इस पे डेवलप्ड as a distinct branch of medicine in 18th century and was further established during the 20th century, mainly in response to the work of Freud, जैसे मैंने कहा, Freud's philosophy of psychiatry, because he was basically doctor physician, जिनको मेंटल प्रॉब्लम्स के नाम से, जैसे मैंने कल कहा कि न्यूरोसिस साइकोसिस के रूप में, और जिनको हम फिजिकल टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो एक सब इन्होंने मिलकर के, स्पेशली जो अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन है, उन्होंने एक डीएसएम एक पुस्तक निकाला जिसका नाम है डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल। उन्होंने 1952 में 112 मेंटल इलनेसेस मेंशन की लिस्ट की उसमें, राइट। 1968 में जो पब्लिकेशन हुआ DSM-2, उसमें 163, 1980 में 124 और 1994 में 297 डिस्प्ले। समझ रहे हैं आप कि मेंटल बीमारियों के नाम देखिए कितने सारे बढ़ा दिए उन्होंने। In 1980s, I am quoting one of these studies, psychiatrists estimated that 1 in 10 Americans had a mental illness. 10 में से एक, 1980. In 1990, it was in 2, 10 में से 2. कुछ समय बाद में ऐसा हो जाएगा सभी मेंटल केस होंगे सिवाय साइकियाट्रिस्ट के। So they find mental illness everywhere and prescribe many drugs because your insurance company will pay. So it is sometimes ये एक मिला जुला मामला है। आपको एक मैं उदाहरण देना चाह रहा हूँ। एक मेरे बहुत ही अच्छे मित्र इंजीनियर थे, पैसा वैसा मिलता है इंजीनियर्स को, उनका ऐसी जगह ट्रांसफर हो गया तो पैसा नहीं मिलता। So he developed symptoms. So he used to go to psychiatrist, और वो उनको एक ड्रग देते हैं जो उसमें आप थोड़ा सा टैंकुलार जैसा होता है, वो थोड़ी देर आपको शांति वांति होती। तो मैंने कुछ बात की उनसे, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम है नहीं, वो आपको प्रेस्क्राइब कर देंगे करके। देन यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी जो चीजें हैं जिनको कि साइकियाट्रिस्ट, उनके लिए क्या कि प्रॉब्लम ये है कि वो कोई भी आदमी जाएगा, वो आपसे पूछेंगे, फिर वो सिम्टम्स को करके उस किताब को पढ़ेंगे, और किताब में जो सिम्टम दिखा उसको आपको लेबल लगा देंगे, यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस। ये जो अप्रोच है स्पेशली, ये बड़ी खतरनाक अप्रोच है। और इसके लिए जो है कि मैंने जो इन्हें कहा कि क्योंकि हम फिलोसफी, इन लोगों का जो, देखिए क्या होता है, आप एक स्पेक्ट्रम देखिए, एक बैकवर्ड जिनकी बात करें, प्रेजेंट एंड फॉरवर्ड। तो साइकोथेरेपी, साइकोएनालिसिस एंड साइकियाट्री और फिलोसफिकल काउंसलिंग, और यू कैन सी द फिलोसफिकल लाइफ प्रैक्टिसेस, ये एक स्पेक्ट्रम है। इसको बैकवर्ड आप देखें, बैकवर्ड का मतलब मैं उनको कह रहा हूं, उन थेरेपीज को जो फोकस करते हैं कॉज पर, राइट, व्हाट कॉज्ड इट, what past trauma or unconscious motives shaped it, what diagnosis explains it, ये बेसिक बात है।
देखिए, प्रेजेंट का मतलब ये होता है जिसमें होता है कि हम मीनिंग फोकस्ड होते हैं। ये पास्ट फोकस होता है तो ये आप ये कॉज की बात करते हैं, मैंने कहा 3 तरह के प्रश्न उसमें इन्वॉल्व है, जो साइकाइट्री करती है, साइकोथेरेपी सब करती है। प्रेजेंट का मतलब होता है मीनिंग फोकस्ड अप्रोच। फिलोसफिकल काउंसलिंग लुक एट दिस मूव नाउ, व्हाट मीनिंग डज इट होल्ड, जैसे मैंने उदाहरण दिया चेस को लेकर, व्हाट वैल्यू डज इट एक्सप्रेस, what does it reveal about your current position. This is one, and then there is another direction, that's the forward direction. This is a focused approach. So philosophical life practices, इसको मैंने कहा look ahead of the move, what future possibilities open from here. अब आप यहाँ हैं, भविष्य में क्या क्या संभावनाएं आप देखते हैं, है ना? आप कौन सी स्ट्रेटजी रखते हैं जो आपके जो आपने वर्ल्ड व्यू चूज किया है उसके अनुसार, और आप किस तरह का जीवन बनाना चाहते हैं। व्हाट फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ओपन फ्रॉम हियर, वन क्वेश्चन। व्हाट स्ट्रेटजी अलाइंस विद योर चोजन वर्ल्ड व्यू, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ आर यू ट्राइंग टू बिल्ड। तो दीज आर थिंग्स। तो मैंने कहा कि बैकवर्ड प्रेजेंट ये सब साइकोथेरेपी की बात है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, इन साइकाइट्री हैज एक्सपांडेड इट्स कैटलॉग ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। जैसे मैंने कहा 80 में क्या था, 90 में क्या था, तो कैटलॉग बढ़ गया उनका, और अब तो मुझे और लेटेस्ट पता नहीं है, आप सर्च करके देख लीजिए। So, psychiatry has expanded its catalog of mental disorders and its medical authority over human behavior. And it is often derived by institutional power and commercial interest. अब देखिए, many social problems that get labeled as mental illness are actually symptoms of moral, cultural and philosophical disorders. वो मेंटल डिसऑर्डर नहीं होते हैं, वो कुछ सिम्टम्स ऑफ मोरल, यानी मोरल इश्यूज हो सकती हैं, कुछ कल्चरल हो सकती हैं, कुछ फिलोसफिकल डिसऑर्डर। सो फिलोसफिकल काउंसलिंग, अनलाइक साइकाइट्री और साइकोथेरेपी, does not diagnose or medicalize people. Instead, it helps them examine their values, identity, worldview, and supporting genuine personal transformation. देखिए, जो भी मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था, ये जो साइकाइट्री का जो राइज ऑफ साइकाइट्री एंड डायग्नोस्टिक एक्सपांशन हुआ है, ये प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे जो बहुत मित्र हैं कई लोग वो साइकोलॉजिस्ट हैं, कुछ तो रहे नहीं, बहुत प्रैक्टिसिंग काफी काम वाम किया, तो उनका हमेशा प्रॉब्लम होती है हमारे केसेस को साइकाइट्रिस्ट ले जाते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है वो साइकोलॉजिकल केसेस। जैसे हम कह रहे हैं कि जो इश्यूज मोरल प्रॉब्लम की वजह से हो रही हैं, जो कल्चरल वजह से होते हैं, फिलोसफिकल इश्यूज की वजह से हो रही हैं, उनको मेंटल नाम दे के, और आप वो कहें ये जो साइकाइट्रिक प्रॉब्लम है और ये साइकोथेरेपी, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो एक्सपांशन। इसलिए तो मैंने कहा कि आप देखें, मैंने कहा कि अगर डिसऑर्डर 1994 में 297 डिसऑर्डर हो गए। तो मैंने कहा कि ये जो ओवर मेडिकलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर हो रहा है,
साइकाइट्री टेंड्स टू क्लासीफाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई साइकाइट्रिक प्रॉब्लम नहीं होती है, नाइदर आर साइकोलॉजी प्रॉब्लम। मैं कह रहा हूं बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो नहीं, वो सेम पर्सन की होती है, वो मोरल प्रॉब्लम है, कल्चरल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिस्ट की प्रॉब्लम है, अकॉर्डिंग वर्ल्ड व्यू प्रॉब्लम है, जिसको हम फिलोसॉफी की बात करें। Psychiatry, just as I told you, try to classify a wide range of behaviors: incivility, conflict, crime, vulgarity, sexual behavior as a symptoms of mental illness. But many of these issues arise not from individual pathology but from systematic failure. आप देखिए कहाँ हमारे सिस्टम की फेलियर से होता है। मोरल डिक्लाइन, लैक ऑफ फिलोसॉफिकल लीडरशिप इन सोसाइटी। आज मैंने एक पोस्ट आपको पोस्ट डाली, आपने पढ़ा होगा, मैंने कि बहुत सारे जो आजकल नबी को इन चीजों से करता है, और हाउ फिलोसफिकल काउंसिल। तो जिन इश्यूज को साइकाइट्रिस्ट मेंटल सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस कह रहे हैं, ये हो सकता है कि मोस्ट ऑफ दीज, आई एम यूजिंग वर्ड मोस्ट ऑफ दीज, arise not from individual pathology but from systematic failures, from moral decline, lack of philosophical leadership in the society. So philosophical counseling, so role is distinct, right? PC, as I said just earlier, does not deny genuine mental illness or need for psychiatry in cases of biological dysfunction. मैं कह रहा हूं कि मान लो कोई मैनिक डिप्रेसिव व्यक्ति है, जिसको तो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि इट्स ए लाइफ लॉन्ग मेंटल हेल्थ कंडीशन, इट कॉजेज काइंड ऑफ एक्सट्रीम responses, shifts in mood, kind of. I'm not denying. As a philosophical counselor, we are saying that there are certain symptoms, they are not purely pathological, they are due to some other system. अब आप देखिए फैमिली में आप ट्रीटमेंट करिए, वो बच्चा बिगड़ भी जाएगा, ठीक भी नहीं जाएगा। किस सोसाइटी में रहता है भाई, आपको गड़बड़ तो वहां हो रहा है ना, तो आप बहुत सारी चीजों को देखते नहीं है। अभी आजकल जैसे बहुत आप पेरेंटिंग इज हैज बिकम वेरी प्रॉब्लमेटिक नाउ इट इज। मेरी उम्र में तो मैंने बच्चे पाल लिए, और जो यंगर जनरेशन है, जो आज 30-35 साल 40 साल के, उनके जो बच्चे हैं बहुत मुश्किल है। आपको खाना ही नहीं खाएंगे अगर मोबाइल नहीं होगा तो। आप मोबाइल छीन लें उनसे तो वो खाना नहीं, आपको बहुत जो जानते हैं वो किस तरह से आज की प्रॉब्लम, इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउ। So however, most human problems involving identity, involving the problems like meaning, ethics, values, purpose, worldview, cannot be solved by medication. What I'm saying. And PC does not diagnose, label, or treat clients as patients. It engages them as a guests. इस शब्द क्लाइंट के लिए यूज किया है गेस्ट आइकन बैक में, हेल्पिंग देम रिफ्लेक्ट, रीजन एंड ट्रांसफॉर्म। फिलोसफिकल काउंसलिंग निदान नहीं करता, कोई बीमारी का लेवल नहीं लगाता, और उनको क्लाइंट को पेशेंट समझ के ट्रीट नहीं करता, बल्कि उन्हें गेस्ट के रूप में कहता है, उनकी मदद करता है मनन करने में, रीजन करने में और ट्रांसफॉर्म करने में। तो दिस द मीनिंग। So its aim is personal transformation, not symptom management. I think now you understand the difference. कि पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, सिम्टम मैनेजमेंट नहीं है, ये पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन है। And it is in a way kind of restoring moral and social order
philosophical counseling can help rebuild moral clarity, civic virtue in society that has become morally disordered. फिलोसफिकल काउंसलिंग ये मदद कर सकता है. देखिए, moral order is not a drug, but it has a lovely side effects. Healthier individuals and healthier communities. अगर आपके इंडिविजुअल हेल्दियर होंगे, कम्युनिटी भी हेल्दियर होगी. So finally, what I am saying, psychiatry is indispensable for biological mental illness, but it cannot address the deeper existential and moral crisis in modern life जो आज का व्यक्ति जिस तरह की उसके सामने एक अस्तित्व से संबंधित समस्याएं हैं, मोरल क्राइसिस है, उनको एड्रेस साइकियाट्री नहीं कर सकती. एंड फिलोसफिकल काउंसलिंग fills this gap by guiding individuals towards self understanding. आप अपने आप को कैसे समझें, इसमें मदद करें. एथिकल क्लैरिटी, एक नैतिक स्पष्टता, मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन, एक सार्थक रूपांतरण. So in a way, philosophical counseling restoring both personal and societal well-being. क्योंकि इंडिविजुअल ठीक है तो सोसाइटी. So अब मैं एक आपको और एक उदाहरण देता हूँ. डिप्रेशन इट्स वेरी कॉमन नाउ. आप बड़े सुस्त रहते हैं, काम करने की इच्छा नहीं है, निदाल पड़े हैं. डिप्रेशन को एंड ह्यूमन इज ए काइंड ऑफ ह्यूमन प्रेडिकामेंट कैन बी अंडरस्टूड थ्रू मल्टीपल लेंसेज. एक डिप्रेशन को किस तरह से समझा जा सकता है. From biological point of view, from psychological point of view, and from philosophical point of view. And each lens clarifies certain cases and distorts others. So, जैसे फॉर एग्जाम्पल फिलोसफिकल काउंसलिंग के जो अप्रोच है वो है वर्ल्ड व्यू बेस्ड अप्रोच. कि उसका जीवन दृष्टि क्या है और उसकी वजह से डिप्रेशन की. सो इट डज नॉट फोकसेस ऑन साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस बट ऑन द मीनिंग्स, assumptions and contradictions expressed in a person's way of life. वो डिप्रेशन को इशू पर समझता है. मैं एक दोबारा उदाहरण देता हूं आपको. मान लो साइकियाट्रिस्ट है. साइकियाट्रिस्ट विल से डिप्रेशन may arise from genetic abnormalities affecting न्यूरोकेमिकल फंक्शन. हमारे ब्रेन के जो फंक्शंस हैं वो जेनेटिक कारण है, उसको इफेक्ट करते हैं और उससे डिप्रेशन होता है. So this is a medical illness, requires medical treatment. This is purely a psychiatric approach. But there is another approach that is a biological but not genetic. Depression can be induced by substances. जैसे कोई अल्कोहल लेता है, ड्रग लेता है,
एक तो जेनेटिक होता है ना, बैक इन बायोलॉजिकल, या ब्रेन में कुछ गड़बड़ हो गया उससे, और एक होता है कि नॉन जेनेटिक बट बायोलॉजिकल, वो भी ब्रेन तक असर करता है, वो है कि इंड्यूस्ड होता है वो, जिसमें आप एल्कोहल लेते हैं, ड्रग लेते हैं, वो लोग उनको बहुत सारे डिप्रेस उसमें मिलेंगे। एंड देन दिस इन दिस केस it reflects a dependency or physiological disruption, not inherited disease. उन केसेस में डिप्रेशन इनहेरिटेड डिजीज नहीं है। जो डिप्रेशन आता है अल्कोहल लेने से या